यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमने अपने अगले वीडियो के अंतर्गत पाठ नंबर 15 की शुरुआत की थी, जिसका नाम है जल परिवाह अपवाह, और उसके अंतर्गत हमने जल परिवाह की परिभाषा, उसके पश्चात बेसिन किसे कहते हैं, नदी के बेसिन की चर्चा की थी, और जल विभाजक किसे कहते हैं उसके बारे में हमने देखा था। अब कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में जयदेव जानी, पाठ 15वां जल परिवाह अपवाह। अब आगे देखते हैं भारत का जल परिवाह। तो भारत के जल परिवाह की रचना भौगोलिक आधार पर की जाती है। उसी पर भारत की नदियों को दो विभागों में बांटा गया है। भारत के जल परिवाह की रचना भौगोलिक भागों के आधार पर की जाती है, जिसमें भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। पहला है हिमालय की नदियाँ, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ तो प्राकृतिक रचना की विशेषता के कारण भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका कारण हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय में विशेष अंतर है। हिमालय की नदियों में 12 महीने जल परिवाह रहता है, क्योंकि बरसात के कारण और गर्मी में पर्वत शिखरों की बर्फ से पिघलने से तलहटी के जल भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहती है। नदियों का प्रवाह बना रहता है। हिमालय मुख्य दो नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतमाला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। हिमालय की नदियाँ अपने उद्भव स्थान से निकलकर समुद्र तक लंबा रास्ता तय करती हैं। तो ये हो गया हिमालय की नदियों के बारे में। इसके अलावा तुम्हारी किताब के पेज नंबर 114 पर दो फिगर दिखाई दे रही है, जिसमें 15.2 नदी की विभिन्न अवस्थाएं। तो उसके अंदर आप देख सकते हो नदी का स्रोत, उसके पश्चात पर्वतीय प्रदेश, मध्यस्थ भाग, सर्पाकार, उसके पश्चात नलाकार झील, मैदानी प्रदेश, झील और डेल्टा। तो डेल्टा अंत का क्या है कि जहाँ से नदी समुद्र में मिलती है, वो अंत भाग को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। नदी का स्रोत यानी कि जहाँ से नदी निकलती है। और उसके पश्चात नदी के प्रवाह के बारे में, ठीक है। तो नदी के प्रवाह के अंतर्गत तो नदी के पर्वतीय प्रदेश, तो जहाँ से नदी पर्वत में से, जिसे नदी का जल विभाजक कहते हैं। उसके पश्चात मध्यस्थ स्थान की अपने निकलने से बीच तक पहुँचते उसे मध्यस्थ स्थान कहते हैं। और मैदानी प्रदेश की जिस विस्तार के अंदर नदी अपना पूरा बेसिन बनाती है, उसे उस विस्तार का या फिर नदी का मैदानी प्रदेश कहते हैं। सामने नदी प्रणाली, उसकी भी फोटोग्राफ्स दी गई है। उसमें देखो, पहली फोटोग्राफ्स में लिखा है वृक्षाकार रूप रचना, दूसरे के अंदर लिखा है जालियाकार रूप रचना, तीसरे के अंदर लिखा आयतकार रूप रचना, और केंद्रता की रूप रचना, यानी कि मध्य शिखर से कोई एक शिखर हो, उसमें से अलग अलग विभागों के अंदर नदी विभाजित हो जाती हो कई पार्ट के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्र प्रणाली। उसके पश्चात जाली आकार की रूप रचना, यानी कि एक से अधिक, उसमें से एक में से 3, 4, 5, 6 ऐसे कई रूप बनाती हो। किसके कारण, तो अपने बीच में आते अवरोधों के कारण। उसके पश्चात है वृक्षाकार रूप रचना। तो मुख्य प्रवाह और सहायक नदियाँ जहाँ पर मिलती है कि भाई एक मुख्य नदी है, उसकी कई सारी नदियाँ मिलती हो, तो वो जो बनता है उसे क्या कहते हैं, वृक्षाकार रचना कहते हैं। यह है नदी प्रणाली की कुछ फोटोग्राफ्स जो आपकी किताब के अंदर दी गई है। उसके पश्चात एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं कि हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में अंतर कीजिए। तो यहाँ पर तुम्हारी स्लाइड पर दिखाई दे रहे दोनों के बीच का अंतर, जिसमें हिमालय की नदी और प्रायद्वीपीय नदियों के कुल 8 मुद्दे हैं। ये प्रश्न अगर 3 मार्क्स के अंदर पूछे तो 6 मुद्दे लिखने हैं, और 2 मार्क्स के अंदर पूछे तो 4 मुद्दों का आप लोगों को अंदर दर्शाना है। ये नदियाँ सदाबहार होती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है, मौसमी। दूसरा, इनमें 12 महीने पानी भरा रहता है। प्रायद्वीपीय नदी में इनमें कुछ ही महीने पानी भरा रहता है। गर्मी में हिमालय की बर्फ से पानी भरा रहता है, और इनका जल भंडार वर्षा ऋतु पर आधारित होता है। चौथा, ये नदियाँ लंबी और चौड़ी होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती है, छोटी और संकरी। इनका उद्गम स्थान हिमालय, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम घाट से निकलती है। ये नदियाँ लंबी दूरी तय करते ही जैसे डेल्टा बनाती हैं।
ये नदियाँ कम दूरी तेज प्रवाह के कारण खाई बनाती है। ये अपने मार्ग में मैदान बनाती, ये अपने मार्ग में झरने अथवा तो प्रपात बनाती हैं। ये नदियाँ जल परिवहन के लिए उपयोगी हैं। ये नदियाँ जल विद्युत के लिए उपयोगी है। नर्मदा नदी पर जो सरदार बांध बना है, तापी नदी के ऊपर जो काकरा पर बांध बना है, तो ये सब क्या है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियों के बीच के अंतर। जल विद्युत के लिए क्या होता है कि भाई नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर बांध बनाया, उस बांध से जो नदी का पानी होता है वो नीचे गिराया जाता है, और उस नदी के पानी जो नीचे गिरता है वहाँ पर क्या रखा जाता है, टरबाइन रखा जाता है। और जितने तेज प्रवाह से पानी उसके अंदर गिरेगा उतना क्या होगा, टरबाइन घूमेगा, और उसकी घूमने की वजह से उसमें से जल में से विद्युत रूपांतरित होता है। जल शक्ति का विद्युत शक्ति में रूपांतरित काम करने का काम कौन करता है, वो जो नीचे टरबाइन जैसा रखा गया है वो जितना तेज पंखे जैसा होता है, जितना तेज घूमता है उतना उसमें से ट्रांसफार्मर के कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, और उस विद्युत को लोगों को और कई सारे गांवों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए प्रायद्वीपीय नदियों के लिए जो नदियां हैं उनके ऊपर बांध बनाकर उसको जल विद्युत के लिए उपयोगी होता है, जबकि हिमालय की नदियां हैं वो जल परिवहन के लिए उपयोगी है। जल परिवहन के लिए यानी कि जल से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे राज्य देशों के अंदर जल परिवहन, कोई व्यापार धंधा, जैसे कि पहले समय के अंदर भारत की जो झेलम नदी है, झेलम नदी से और सिंधु नदी से क्या किया जाता था, विदेशों तक या राज्य दूसरे राज्यों तक क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो ये जल परिवहन के लिए उपयोगी है हिमालय की नदियाँ। तो ये दोनों के बीच के अंतर हो गया, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसके पश्चात हम देखेंगे नदी प्रवाह की 3 अवस्थाओं के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग हमें बता सकते हो। धन्यवाद।